हेलो लर्नर्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं इसी सीरीज को लेकर चल रहा हूं और आज अपने इस सीरीज में, रेगुलर सीरीज में पॉलिटिकल साइंस का एक और क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। मैं ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन, जो इस बार के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका तो मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ। यदि आपको नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा मैं उन सभी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी देना शुरू कर दिया हूँ। हिस्ट्री का ऑलरेडी बहुत सारे आंसर मैं दे चुका हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का। यदि आपको नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एक पहला क्वेश्चन की शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति के मुख्य तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वह होगा कि राष्ट्रीय हित की परिभाषा कीजिए, राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने की विविध पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति के मुख्य तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान में शक्ति की धारणा, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में क्या जरूरी हो जाता है कि हमारे द्वारा मनुष्य के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाला और साथ ही राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए, और यदि इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो इस स्थिति में जो तत्व उभर कर प्रमुख रूप से हमारे समक्ष आता है वह निश्चित रूप से शक्ति का ही है। भारत में राजनीतिक शास्त्र के जन्मदाता कौटिल्य ने दंड शक्ति को राजनीति का मूल आधार माना है एवं एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड ही है। कैटलिन के शब्दों में राजनीति शक्ति का विज्ञान है। शक्ति के स्रोत, शक्ति के अर्थ की स्पष्टता को समझने के लिए शक्ति के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन आवश्यक है। वस्तुतः शक्ति विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होकर अनेक रूपों में प्रकट होती है। शक्तिशाली के रूप में हिटलर, नेपोलियन, लेनिन और गांधी आदि को देखा जा सकता है, किंतु इनकी शक्तियों में भिन्नता थी। शक्ति के स्रोत की धारणा को विभिन्न मतभेदों से भरा पड़ा है, फिर भी शक्ति के कुछ प्रमुख स्रोत का उल्लेख निम्न वीडियो के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से उसे ले सकते हैं पीडीएफ। ज्ञान, विभिन्न राजनीतिज्ञों ने ज्ञान को शक्ति के प्रथम स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति की अन्य विशेषताओं का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि वे शक्ति के साधन बन सके। शक्ति व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें से किसी एक तत्व की कमी शक्ति के समस्त रूप को आकार कुशल बनाकर नष्ट कर सकती है। संगठन को शक्ति के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित एक कहावत है कि संगठन ही शक्ति है। विभिन्न प्रतिद्वंद्विता युक्त इकाइयां एक साथ आपस में मिलकर संघ बना लेती है तो उनकी शक्ति में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ तथा व्यापारिक संघ को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद है प्राप्तियां। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अलावा शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। साधारण बोलचाल की भाषा में आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत भौतिक सामग्री,
स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति और एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, किंतु न तो यह एकमात्र स्रोत है और न ही निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला स्रोत है। आकार को शक्ति का परिचायक मानते हुए यह सोचा जाता है कि एक संगठन का जितना विस्तृत आकार होगा उसके माध्यम से उतनी ही बड़ी शक्ति का परिचय दिया जा सकता है। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उलझा दे, उसे परिस्थितियों के अनुकूल न रहने दे। कम्युनिस्ट इसी वजह से कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने आकार को बढ़ाने के लिए शुद्धि आंदोलनों का सहारा लिया जाता है। सत्ता भी शक्ति के एक अन्य रूप में होती है। शक्ति की महानता एवं क्षमता का निर्धारण मानव मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। मैं तो अपने शक्ति के विभिन्न तत्वों की विवेचना के उपरांत कहा है कि शक्ति की कार्य कुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा घटती या बढ़ती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हित की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल है राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता तथा सीमाओं की सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेने वाले सभी देश जिन नीति और सिद्धांत के आधार पर अपने कार्यों का संचालन करते हैं उसे ही राष्ट्रीय हित कहा जाता है। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने की प्रक्रियाएं। प्रथम श्रेणी के हित, ये वे हित हैं जो किसी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं और जिनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इस प्रकार सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित राष्ट्र की सुरक्षा है। गौण हित, ये वे हित हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्व रखते हैं, किंतु फिर भी राज्य की सत्ता बनाए रखने के लिए इनकी निदान आवश्यकता है। इस वर्ग के हितों को उदाहरण है विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित बनाना कि विदेशों में अपने देश के राजदूत की राजनयिक उन्नतियों की तथा नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। अस्थायी हित ऐसे हित है जो राज्य के लगभग सदैव बने रहने वाले दीर्घकालीन लक्ष्य एवं परियोजना होते हैं। इनका एक सुंदर उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों तथा विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए महासमुद्रों में नौकायन की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। भारत का इस प्रकार का उद्देश्य देश का शांतिपूर्ण आर्थिक विकास करना है। परिवर्तनशील, ये राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। ऐसे हित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से प्रायः भिन्न होते हैं। ये लोकमत तथा विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होते हैं। सामान्य हित वे परिस्थितियाँ होती है जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यवहारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुँचाने वाली होती है। ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने किसी प्रकार का सामान्य हित था। विशिष्ट हित की उत्पत्ति सामान्य हितों से होती है और उनके साथ गहरा संबंध होता है। जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन को कायम रखना ब्रिटेन का सामान्य हित था, किंतु इस हित को बनाए रखने के लिए
अधिकार न हो। यदि नेपोलियन और हिटलर जैसे कोई सेनापति इस प्रदेश पर अधिकार कर ले तो वह यहाँ से इंग्लैंड पर हमला करने की और उसे जीतने की योजना बना सकता था। दोनों ने ऐसा ही प्रयास किया था। अतः ब्रिटेन का हमेशा यह प्रयत्न रहा है कि बेल्जियम हमेशा तटस्थ बना रहे और इस पर यूरोप की किसी महाशक्ति का प्रभाव स्थापित न हो। इस कारण यह ब्रिटेन का वशिष्ठ हित था। तो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हूँ। आप इस अपने टॉपिक के नोट करके रखिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे से जुड़ सकते हैं, आप भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।